हेलो। तो कैसे हैं सभी लोग? एकदम फिट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपका वेलकम करते हैं शारिक एपिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता का लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है हमारा वान डे ग्राफ जनरेटर। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और आज मैं आपको बताने वाला हूं वान डे ग्राफ जनरेटर के बारे में। तो तैयार हो जाइए, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारे टॉपिक का नाम है, पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं यहां पर, वान डे ग्राफ जनरेटर। हिंदी में भी इसको वान डे ग्राफ जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा इसके इंट्रो के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रो के बारे में, सेकेंडली हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में, और थर्डली हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के बारे में। और इस तरीके से हमारा ये जो वान डे ग्राफ जनरेटर है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है इसमें से ज़्यादातर। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो वो कंसेप्चुअल होगा, मतलब कोई भी एक पॉइंट इसमें से वो उठा लेगा और आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर देगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको इस फुल लेक्चर को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस लेक्चर को फुल लास्ट तक नहीं देखोगे, बीच बीच में स्किप करोगे, तो आपकी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ की गाइज, हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी परिचय की। ठीक है, सबसे पहली बात 1929 यानी सन, जो हमारी सन है, उस सन 1929 में एक साइंटिस्ट थे, नाम था इनका वान डे ग्राफ। वान डे ग्राफ ने एक काम किया, इन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की या एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसके ज़रिए हम चार्ज पार्टिकल्स को, जैसे कि आवेशित कौन कौन से होते हैं हमारे चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस टाइप के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मैं यहाँ न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और आपके ये न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनको क्या करता है, ये इनको एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का मतलब इनको ये त्वरित करता है, और त्वरित करके इनकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, यानी इनकी एनर्जी को बढ़ा देता है। अब ये करता कैसे है, तो आपको एक पॉइंट अपने माइंड में रखना होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके वोल्टेज को बढ़ाता है, इनकी वोल्टता को बढ़ाता है। कितनी बढ़ाता है, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा 10⁻7 वोल्ट यहां तक रेंज तक के वोल्टेज को ये बढ़ा सकता है। किस चीज के वोल्टेज को बढ़ा सकता है गाइज, तो ये बढ़ा सकता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनके वोल्टेज को लगातार ये बढ़ा सकता है। लेकिन हम लोगों को इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, अगर इसने चार्ज पार्टिकल को चार्ज कर दिया तब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो इसका बेनिफिट बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूंगा सिंपल इसका कैसे है। इसका जो यूज किया जाता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में, मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई है। न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी नाभिकीय क्रियाओं में जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मैटर होता है, मैटर बोले तो जो द्रव्य होता है, इस द्रव्य के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, स्ट्रक्चर को समझने के लिए, या इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं एनालाइज, क्या करने के लिए, स्पेलिंग पे ध्यान न दें, एनालाइज करने के लिए इस वान डे ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस में भी इस वान डे ग्राफ जनरेटर का काफ़ी यूज़ किया जाता है। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे, अगर उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो इन फ्यूचर वो इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन ब्रीफली बता दिया। क्या बताया, ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके ज़रिए हम चार्ज पार्टिकल्स लाइक
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को कुछ मिलियन वोल्ट यानी लगभग 10⁷ वोल्ट तक एक्सेलरेट करके उनकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो इन चार्ज पार्टिकल्स का यूज किसमें किया जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जो द्रव्य जो मैटर होता है उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में, और इसके अलावा मेडिकल साइंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसका हमारा क्या निकल के आ गया? इंट्रोडक्शन। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है तब आपको ये इसमें बता देना है, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा तो मैं इसके आपको प्रिंसिपल के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं और वीडियो को बहुत आराम से, बहुत सुकून के साथ देखें। अगर पूरी वीडियो एक बार में ना देख पाए डाटा की दिक्कत की वजह से, या आपका मोबाइल चार्ज नहीं है इस वजह से, तो आप पार्ट्स में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो वीडियो पूरी फुल बनाएंगे ना। अब देखें, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। सिद्धांत क्या है इसका? इसका जो प्रिंसिपल है वो 3 पॉइंट्स पर वर्क करता है। ओनली 3 पॉइंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं देखते हैं यहाँ पर। नंबर 1 नहीं कहेंगे, हम ए कहेंगे, क्योंकि 1 2 3 की काउंटिंग मैंने ऑलरेडी इसकी हेडिंग्स में कर दिया ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे इसको समझ सकते हो, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। अगर हमारे पास कोई क्या है, स्फेरिकल शेल है, क्या है हमारे पास? स्फेरिकल शेल। इसको हिंदी में हम कहते हैं हमारे पास खोखला गोला है। अगर हम किसी भी खोखले गोले को चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होगा? इस खोखले गोले के टोटल सरफेस पर क्या होगा? टोटल सरफेस पर बिल्कुल समान रूप से बढ़ जाता है। इक्वल इक्वल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लाइक अगर हमने इसको प्लस चार्ज दिया तो प्लस चार्ज जो होगा वो टोटल सरफेस पर बिल्कुल एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर वन डे ग्राफ जनरेटर प्रिंसिपल। नाउ हम बात करेंगे इसकी सेकंड कंडीशन मींस बी। देखें, अगर हमारे पास एक बड़ा खोखला गोला है, इफ वी हैव अ बिग स्फेरिकल शेल, इसके अंदर हमने एक छोटा सा खोखला गोला और रख दिया, राइट। रख देने के बाद इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये वायर कैसा है हमारा? कंडक्टर। इस पॉइंट को अपने माइंड में रिमाइंड रखना है स्टूडेंट्स एंड गाइज। तो ये कंडक्टर है हमारा, वायर जो है, इसको हमने कंडक्ट कर दिया। अब इनके पास चार्ज होगा, दोनों के पास चार्ज होगा। मान लीजिए इसके पास चार्ज ज़्यादा है, इसके पास चार्ज कम है, तो क्या होगा? जैसे आप कंडक्टर वायर से इनको आपस में कनेक्ट करोगे, तभी कनेक्ट होने के साथ साथ पता है क्या होगा? इसका जो ये छोटा वाला स्फेयर है, ये भी कैसा है आपका? स्फेरिकल शेल यानी खोखला गोला। और ये वाला बड़ा वाला भी कैसा है आपका? खोखला गोला। तो छोटा वाला जो खोखला गोला है ना, इसका टोटल चार्ज यहां से निकल करके कहां चला जाएगा? बड़े वाले स्फेरिकल शेल पर पहुंच जाएगा। इट इज सेकेंड कंडीशन टू बी परफॉर्म एनी प्रोसेस इन वन डे ग्राफ जनरेटर। तो वन डे ग्राफ जनरेटर की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए ये हमारा प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट बी हो गया। अब आने वाला है मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखते हैं क्या है वो। सी, जैसे कि आपके पास कोई कंडक्टर है, लेट कर लेते हैं कंडक्टर है आपके पास, ये रहा कोई कंडक्टर है आपके पास। तो आप देख सकते हैं यहां इसका सरफेस एरिया कम है, यहां इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए। लेट कर लेते हैं इसको, चार्ज दिया गया है प्लस का, ऐसा हमने यहां पर ये लेट कर रखा है, ठीक है। यहां सरफेस एरिया इसका ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में, यानी यहां पर तो कम है ना इसकी कंपैरिजन में, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब इसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर सरफेस एरिया कम हो गया, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व की जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा यहां पर कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जब इसको चार्ज दिया जाएगा ना, तो पता है क्या होगा? जहां पर ये इसका सरफेस एरिया कम है, यहां से चार्ज वायु में यानी एयर में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, किस चीज की फिनोमिना भैया? ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज की इस हवा में फैलने की जो प्रक्रिया है, जो फिनोमिना है, प्रक्रिया नहीं, जो फिनोमिना है, जो घटना है, इस घटना को हम कहते हैं
कोरोना डिस्चार्जिंग, इसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्जिंग, या इसको हम कहते हैं कोरोना विसर्जन। आप कहेंगे सर ये तो पूरी दुनिया में फैला पड़ा है कोरोना वायरस, ये तो हमारी फिजिक्स में भी आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये वो सब वाला कोरोना वायरस नहीं है जो आसपास हमारे चारों तरफ चल रहा है, जिसके वजह से लोग मर रहे हैं, डाइंग हो रहे हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर जाएं, ये वो सब वाला कोरोना वायरस नहीं है। ये कोरोना डिस्चार्जिंग है, एक प्रोसेस है जिसका यूज हम किस चीज़ के अंदर करते हैं? हम करते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर के अंदर। और पता है काम की बात क्या है? जहां भी हमारे पास कंडक्टर का सरफेस एरिया कम होगा या कंडक्टर जहां भी पतला होगा ना, तो वहां पर कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाती है, यानी चार्ज जो है ना यहां से निकल के कहां पहुंच जाएगा? हवा में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। पॉइंट नंबर 1, अगर हम किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज पूरे सरफेस पर बिल्कुल इक्वल फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नंबर 2, अगर हम किसी बड़े स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर छोटा स्फेरिकल कंडक्टर रख देते हैं और इनको आपस में कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं, तब जोड़ देने के बाद छोटे वाले कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो बड़े वाले कंडक्टर पर इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड लास्ट वन इज, जहां पर सरफेस एरिया कम होगा किसी भी कंडक्टर का, वहां पर जो चार्ज होगा ना एयर में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कोरोना डिस्चार्जिंग कहते हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को आपस में ऐड करके हम तैयार करने वाले अपना वन डे ग्राफ जनरेटर। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्टिंग सा आपके सामने एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी बेहतर नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं। चलो, तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं। हमारा प्यारा इंट्रोडक्शन भी चला गया, साफ हो गया इस हमारे डस्टर से जो कि येलो कलर का है। सो स्टूडेंट्स, पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? काफ़ी अच्छी चल रही है, उम्मीद तो यही है हम लोगों को। आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और करते रहें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा नीड हो या कोई सामान आपको लेना हो, तभी घर से जाएं। अदरवाइज़ घर से यार जाने की ज़रूरत कहाँ है आप लोगों को? कोई ज़रूरत नहीं घर से जाने की, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आप लोग मुझको देख पा रहे हैं क्लियरली? तो मेरा पुराना डायलॉग था, मैं इसका डायग्राम आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें एक स्फेरिकल शेल होता है, एक खोखला गोला होता है। देख रहे हैं आप? खोखला गोला होता है जो एक विद्युत रोधी, यानी जिससे मतलब चार्ज का ट्रांसफर ना हो सके, उसको हम कहते हैं विद्युत रोधी, यानी विद्युत को रोकने वाला। एक ऐसा हमने स्टैंड लिया और इसके ऊपर एक स्फेयर लगा दिया, खोखला गोला लगा दिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखना हमने एस। चलो यहाँ नहीं रखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम क्या है हमारा? एस है। और एस है क्या हमारा ये? तो हम लिख देंगे यहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर। सारी सेवाएं स्टार्ट है, इस वजह से बस की आवाज़ आपको आ रही होगी वीडियो में, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे पे फोकस करो, ठीक है। और ये क्या है हमारा? इसको हम कह सकते हैं विद्युत रोधी स्टैंड, या हम कह सकते हैं इसको इंसुलेटर स्टैंड, ठीक है। और इंसुलेटर स्टैंड को थोड़ा सा हम खूबसूरत सा बना देते हैं, और खूबसूरत सा बना देने के बाद इसमें 2 घिरनियाँ लगी होती हैं। घिरनी यानी गोल पहिया, आपने गाँव में देखा होगा, जब कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी एक गोल गोल स्फेयर के ऊपर पड़ी होती है, उस स्फेयर को हम घिरनी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घिरनी नंबर 1 और यहाँ आपकी लगी हुई है घिरनी नंबर 2, ठीक है। पुली, जिसको हम पुली कहते हैं, इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर P1 और इसको हमने लेट कर दिया यहाँ पर P2। नाम आप कैसे भी रख सकते हो, P1 P2। अगर आप चाहें तो इसको P2 कर दीजिए और चाहे तो आप इसको P1 कर सकते हैं। तो ये है क्या हमारी? इसको हम कहते हैं पुली, इसको हिंदी में हम कहते हैं घिरनी। इसी तरीके से इसको भी हम क्या कहते हैं? पुली, और पुली को हम हिंदी में कहते हैं घिरनी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो घिरनी है हमारे पास P1 और P2, इनको रबर
ये जो रेशम का कोई भी एक पट्टा लेंगे और उस पट्टे से हम जोड़ देंगे। पट्टा आप लोगों को पता होगा, चौड़ी सी एक पट्टी होती है, रबर की भी हो सकती है या फिर ये रेशम के कपड़े की भी हम तैयार कर सकते हैं। तो ये पट्टी मैं ब्लू स्केच से यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ ठीक तरीके से। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से पट्टी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ भी इसको लगा देते हैं पट्टी को। ये तो इस तरीके से रबर की या रेशम की पट्टी यहाँ पर लगी हुई है। मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, रबर या हिंदी में लिखना था, इंग्लिश में लिख दिया, रेशम की पट्टी, यानी हम कह सकते हैं रबर स्ट्रैप। ठीक है, क्या है हमारे पास ये रबर स्ट्रैप, इसको स्ट्रैप हम इंग्लिश में कह सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया। अरेंज कर देने के बाद एक कंडक्टर लिया हमने, जिसको हमने एस से कनेक्ट कर रखा है। आप देखें क्लियरली, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, एस से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर बहुत सारे टीथ वाली, दांत वाली एक पत्ती लगा दी। पत्ती बोले तो हमने यहाँ पर एक कॉम्ब लगा दी। आपने देखो कंघी, कंघी को हम कॉम्ब कहते हैं। तो इसका जो शेप है ना, कुछ कुछ कॉम्ब जैसा ही है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉम्ब। कॉम्ब यानी कंघी। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ इसको लिख कर भी दिखा देता हूँ, कॉम्ब यानी कंघी यहाँ पर ये तैयार कर दी गई है। इसी तरीके से इस कंघी को हम लेट कर लेते हैं, नेम दे देते हैं इसको C2। अब आप कहोगे सर आपने इसको C2 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर गाइस ये जो पुली है ये क्या है, P2, तो इसको हम क्या लेट करेंगे, C2। सिमिलरली ये जो आपकी यहाँ पर भी हम एक क्या करेंगे, एक कंघी यानी कॉम्ब अरेंज कर देंगे। ठीक है, ये भी क्या है, हमारी कॉम्ब है, और इस कॉम्ब को हम कह सकते हैं यहाँ पर C1। क्या कहेंगे इसको हम यहाँ पर, C1 कह देंगे। और C1 कहने के बाद इसको कनेक्ट नहीं करना है इस पुली से, इसके पास रखना है बहुत ज़्यादा, जितना भी करीब इसके हो सके आपको उसको इतना ही करीब अरेंज कर देना है। यहाँ पर एक हाई टेंशन का हम सोर्स अरेंज कर देते हैं, हाई वोल्टेज का, जिसको मैंने ST लिखा है, और फिर यहाँ पर इसकी हम आसानी से ग्राउंडिंग कर देते हैं। यहाँ वैसे अभी हम स्क्रीन के बाहर नहीं गए होंगे, अगर जा रहे हैं तो आप समझ जाएं यहाँ पर मैंने क्या की हुई है, इसकी ग्राउंडिंग की हुई है। ठीक है, इसके अलावा इस पुली का जो रिलेशन है वो यहाँ पर रखे हुए एक छोटे से मोटर से कर दिया जाता है। ये क्या है हमारा यहाँ पर लगा हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों ने देखा होगा यार, नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है जो घूमता रहता है, ऐसे मोटर पर हमने क्या लगाई, एक पट्टी लगा दी, यानी एक पट्टा लगा दिया, यानी स्ट्रैप लगा दी। और इस स्ट्रैप को मैं ब्लू स्केच से दिखा देता हूं, इस तरीके से इसके ऊपर यहां से चढ़ा दिया गया। ठीक है, और सारे एपरेटस को डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिया। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो हम एक काम करते हैं ना, वो इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब ये मोटर ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा तो क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा। किस तरीके से, इस तरीके से, देखा आपने, ये पुली ने घूमना स्टार्ट कर दिया, और इस पुली की वजह से ये वाली पुली भी इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, रोटेशन लगातार क्या हुआ है इसका, ये बना हुआ है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने इस वाले मोटर को स्टार्ट किया था, तो इस वाले मोटर को स्टार्ट करने से क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस वाले मोटर को स्टार्ट किया है ना, तो इस वाले मोटर ने इस पुली को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो पट्टा पड़ा हुआ था रबर या रेशम का, इसने भी घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बहुत आराम से सुकून समझेंगे इस चीज़ को। हमने यहाँ पर 10⁴ वोल्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो तो मैक्सिमम है, 10⁻7 तो हमें मिलता है बाद में, समझे इस बात को। यहाँ पर 10⁴ वोल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर देने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ही कम है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल नंबर 3, कोरोना डिस्चार्जिंग। अब कोरोना डिस्चार्जिंग क्या होती है, जहां पर सरफेस एरिया कम होता है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ से जो चार्ज होगा एयर में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो प्लस का चार्ज है ना वो हवा में फैलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोरोना डिस्चार्जिंग की जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाएगी।
हो गई स्टार्ट यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद अब इस रबर के पट्टे द्वारा ये जो चार्ज होगा लगातार ऊपर पहुंचेगा। देख रहे हैं लगातार चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, लगातार ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचने के बाद अरे भाई रास्ते में कौन आ गया, कॉम्ब आ गया। कौन सा कॉम्ब आ गया, C2 आ गया। कौन सा वाला आ गया, C2 आ गया। अब C2 का भी सरफेस एरिया कम है, ध्यान दें यहाँ पर C2 का भी सरफेस एरिया कम है, जिस वजह से ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने अंदर खींच लेगा। क्या करेगा, खींच लेगा। तो ये चार्ज को क्या कर रहा है, अपने अंदर खींच रहा है। और ये जो इसका कनेक्शन है ये भी कैसा है आपका, कंडक्टर। ये भी कैसा है, कंडक्टर। अब इस वजह से ये जो चार्ज है ना, इस कॉम्ब C2 के जरिए सरफेस हमारा S है, इस पर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। चलो फैलाना स्टार्ट करते, क्योंकि हमारा मोटर तो लगातार चल ही रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चार्ज फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज यहाँ पर फैलना स्टार्ट हो गया। अब लगातार चार्ज इस तरीके से यहाँ पर सरफेस पर फैल रहा है। अब चार्ज के लगातार फैलने की यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। ये वाली जो कॉम्ब है हमारी C1, चार्ज को कोरोना डिस्चार्जिंग के जरिए इस रबर के पट्टे को देती रहेगी, और ये रबर का पट्टा इस मोटर की रोटेशन के थ्रू लगातार इसको ऊपर लेके जाएगा, और ऊपर वाली जो कॉम्ब C2 है लगातार इसको एक्सेप्ट करेगी। और एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जो सरफेस है ना S, इसको लगातार दिए चली जाएगी, दिए चली जाएगी, दिए चली जाएगी, और चार्ज लगातार इसका बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। बढ़े जा रही है भैया, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक लिमिट के बाद जब इसका पेट भर जाएगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो इसका जो चार्ज होगा ना बाहर की एयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो क्या होगा, बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस वजह से हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब हमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य मिल जाएगी। याद आया, परावैद्युत की सामर्थ्य मैंने आपसे क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अधिक से अधिक वह वैल्यू जहां पर डाई इलेक्ट्रिक में भंजन होने लगे, ब्रेक डाउन होने लगे, उसको हम कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं। पहले इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां मैं आपको लिख के दिखा देता हूं उसका बेसिक सा फॉर्मूला। यहां पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आएगा हमारे पास, Q/R स्क्वायर। जितनी भी इसकी रेडियस हो, अगर इसकी स्मॉल r रेडियस मानोगे आप तो स्मॉल r लगा देना, और अगर आप रेडियस कैपिटल R मानोगे तो कैपिटल R लगा देना। और यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी E मैक्स के। और यहाँ पर E मैक्स क्या है, इसको हम कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं इसको, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिल जाएगी। अब यहां से हमें पोटेंशियल भी मिल सकता है। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि ये अधिक से अधिक वोल्टेज 10⁷ वोल्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई है। तो क्या हमारा इस बात से कोई कनेक्शन है, तो यह बिल्कुल है, बिल्कुल कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है, देखो सामने यहाँ पर। अभी मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V इज इक्वल टू मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। आप चाहे तो इसे V की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका यहाँ से छोटा सा पार्टीशन कर देता हूँ, स्ट्रैप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और स्ट्रैप को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा इसको समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किस तरीके से, देखें आप, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R इंटू, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, Q/R मैंने अलग कर दिया, इंटू 1/R। देखें आप क्लियरली बिल्कुल। अब ये जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, ये जो फॉर्मूला है जो मैंने बॉक्स से बंद किया है, लेकिन आप लोगों को क्लोज नहीं करना है, ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू V/R। और ये E कौन सा वाला है आपका, मैक्स वाला।
और ई कौन सा वाला है आपका, ये मैक्स वाला, और ई कौन सा वाला है, ये मैक्स वाला। ठीक है, तो इस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत सामर्थ्य के जरिए आप आसानी से यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, वन डे ग्राफ जनरेटर। अब क्वेश्चन इसमें कहां से बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखें, वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, तब आपको बताना है इसका इंट्रोडक्शन, राइट। वो आपसे कह सकता है कि वन डे ग्राफ जनरेटर के जरिए कौन कौन से पार्टिकल्स को, कौन कौन से कणों को एक्सेलरेट या त्वरित किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपके, प्रोटॉन्स हो सकते हैं आपके, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको मेडिकल साइंस और मैटर का एनालाइज करने में किया जाता है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है भाई, अगर ये लेंथी क्वेश्चन है, मान लो 3 मार्क्स का आ गया आपका यूपी बोर्ड में या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड किसी बोर्ड में भी अगर 3 मार्क्स का आता है ना, उसमें क्या कहेगा, वन डे ग्राफ जनरेटर का सचित्र वर्णन करो, तो आपको इसका सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वन डे ग्राफ जनरेटर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा ये हमारा जो चैप्टर था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता, उसका ये लास्ट वीडियो था या लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद ये चैप्टर यहाँ से एंड हो जाएगा। हम इसके बाद कुमार मित्तल की न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट कर देंगे, और जब कुमार मित्तल की न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के, उसके बाद हम एनसीईआरटी बुक लेंगे और एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन कराएंगे। कौन से चैप्टर कराएंगे, तो बहुत सिंपल सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये जो चैप्टर है ना एनसीईआरटी की बुक के अंदर कंबाइंड दिया हुआ है, इनके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं, तो इसके बाद हम इनके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब दिक्कत वाली बात ये हो सकती है कि आप इसके नोट्स कहाँ से ले सकते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल शारिक एपिक पे जा करके वहाँ से पीडीएफ की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी तैयार कर सकते हैं। एटलीस्ट मुझको लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हमारे इस चैनल से, शारिक एपिक से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, जिसमें हम क्लास 11, क्लास 12, ग्रेजुएशन और इसके अलावा क्लास 10 तक की साइंस प्रोवाइड करा रहे हैं और बाकी क्लासेस के लिए फिजिक्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में सजेस्ट कीजिए, उनको बताइए, उनको शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके जो घंटा बना आ रहा है इस घंटे को प्रेस ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।